नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और अब ब्रेकिंग बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जो अब तक बनी हुई हैं सुर्खियां। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई सामने आ रही है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। राम मंदिर में चंदा चोरी, जो चढ़ावा चढ़ता है या दान जो दिया जाता है चढ़ावा चढ़ता है, उसमें चोरी का एक बड़ा मैटर सामने आया। एसआईटी की तरफ से जांच हो रही है और मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो बचेगा नहीं। एसआईटी जांच दूध का दूध पानी का पानी करेगी। 15 दिन इंतजार कर लो। किसी के पास कोई प्रूफ है तो एसआईटी को दे दो। कोई भी अपराधी है, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बचेगा नहीं। साथ ही से हमने कहा कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे,
और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर कहा कि किसी भी कीमत पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर, अयोध्या दौरे पर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा कि एक एसआईटी किसी के रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बननी चाहिए। इस तरह से तंज किया उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। अयोध्या यात्राओं पर भी एसआईटी बननी चाहिए। एक एसआईटी अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बननी चाहिए। इसी खबर से जुड़ी एक और खबर, राम मंदिर में चढ़ावे की जांच जारी है। चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच का 5वां दिन है। ट्रस्ट पदाधिकारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। हाई लेवल एसआईटी टीम अयोध्या में मौजूद है। राम मंदिर परिसर में चल रही जांच और दस्तावेजों को लेकर, आभूषणों की जांच को लेकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। दस्तावेजों, आभूषणों की जांच चल रही है और जो कुछ भी जांच में एसआईटी के सामने आ रहा है उसको लेकर मजबूती के साथ आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। अयोध्या में चढ़ावे के आरोपों पर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष ने एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्शन में देरी पर सवाल उठाए और कहा कि ट्रस्ट भंग क्यों नहीं हो रहा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि बीजेपी ने देश की आस्था को तार तार कर दिया, भ्रष्टाचार और बेईमानी की गई। बात तो एसआईटी एक झुंझुना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जब पैसे की बरामदगी हो गई, चढ़ावे में सैकड़ों करोड़ की चोरी का साक्ष्य सामने आ गया, उसके बावजूद अगर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ट्रस्ट भंग नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या समझेंगे? कौन सी कार्रवाई है ये? चंपत राय का नाम हर भ्रष्टाचार में आ रहा है। उसी व्यक्ति ने सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। उसी व्यक्ति ने 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी और अभी तक वो ट्रस्ट में बना हुआ है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी कार्रवाई नहीं हुई इसके खिलाफ, तो आप इसको क्या मानेंगे? आप बताइए। को आज ये जो आज भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के लोग हैं वो आज भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम को नाम को बेच रहे हैं और पूरी तरीके से देश में आस्था को इन्होंने तार तार किया है। और भगवान राम के जिस नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनकी मर्यादा पर इन लोगों ने निश्चित तौर से आज वहां पर उनको आज ये जो भ्रष्टाचार बेईमानी करके पूरे देश के अंदर आज पूरी तरीके से वो आज धूल दूषित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने एक बार फिर से सपा में टूट को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के कई एमपी बेचैन हो रहे हैं। यूपी सरकार मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि टीएमसी शिवसेना के बाद अब सपा की बारी। सब रास्ता खोज रहे हैं अब सांसद दिल्ली जाने के लिए, रूट की तैयारी हो रही है। वो सब अलग अलग, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हों, चाहे राम गोपाल जी हों, ये दोनों लोग पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देखना नहीं चाहते हैं। जो आज का नौजवान चुनाव जीत के गया है वो सम्मान चाहता है, तो ये लोग उसको अपमानित करते हैं। तो अपमान झेल करके कितने दिन सपा में रहेगा? इस नाते ये लोग अब मूव करने वाले हैं दिल्ली की तरफ। सपा का साथ छोड़ेंगे, सपा में बड़ी टूट होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सपा में बड़ी टूट होगी, जिसको मुहर अखिलेश यादव जी ने खुद लगा दिया। ब्रेकिंग बुलेटिन में एक और बड़ी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा के दौरे पर रहे। सिरसा में सीएम ने योग दिवस शिविर में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग का ऋषि मुनियों की मानवता के लिए अमूल्य देन है। ऋषि मुनियों ने मानवता को एक अमूल्य देन दी है। योग प्राचीन परंपरा से निकलकर वैश्विक आंदोलन बन चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 में यूएन ने 21 जून को योग दिवस घोषित किया। सीएम सैनी ने इसे भारत के लिए गर्व का विषय बताया। इस अवसर पर आप सभी के बीच में
उपस्थित होना ये मेरे लिए भी अत्यंत परम सौभाग्य की बात है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का ये अनमोल उपहार है जो हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए दिया है। अभी हमने महर्षि पतंजलि योग उसको नमन किया है। हजारों साल पहले हिमालय की गंगाओं से शुरू हुई ये यात्रा आज वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुकी है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले इस उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पुरजोर पैरवी आदरणीय मोदी जी ने की थी और साथियों, उन्हीं के प्रयासों से 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाए। साथियों, उस समय जब ये अंतर्राष्ट्रीय महासभा के अंदर प्रस्ताव आया, प्रथम दृष्टया में ही 170 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और आज दुनिया का हर देश, दुनिया का हर व्यक्ति आज इस योग के साथ जुड़ा है। और हरियाणा में योग दिवस के कार्यक्रमों की जिम्मेदारियों में सांसदों को, विधायकों को भी लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के भी उन 5 निलंबित विधायकों को सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है जिन्होंने राज्यसभा में, जिनको पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया है। दूसरी बार सरकार के कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस निलंबित विधायक शैली चौधरी, रेणुबाला, जर्नैल सिंह को योग दिवस के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल को भी जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा चुनाव विवाद के बाद कांग्रेस ने निलंबित कर दिया था इन विधायकों को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विधायकों को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में जिम्मेदारियां दी गई हैं। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। सभी मंत्री और विधायक प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी करनाल में योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत और फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं पानीपत में स्पीकर हरविंद कल्याण और सिरसा में डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पंचकुला में योग दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। HSSC ने CET ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 19 जून 2026 से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 3 तिथि है। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 3 जुलाई है। फीस जमा करने और करेक्शन विंडो की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि CET ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 जून 2026 से शुरू हो जाएंगी। 3 जुलाई 2026 रात 11:59 तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 6 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके अलावा 7 से 9 जुलाई तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी। इस घोषणा के साथ ही ग्रुप डी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया। और अब एक और बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम से बैन हटाने से इनकार कर दिया है। टेलीग्राम की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सरकार की तरफ से नीट एग्जाम तक, री एग्जाम तक टेलीग्राम को बंद करने का ऐलान किया गया था। नीट परीक्षाओं के चलते टेलीग्राम पर जो बैन था वो जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार को बैन लगाने का अधिकार है। ये टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई। केंद्र सरकार का आदेश सही है, सही आधार पर है। और एक और अहम खबर, नीट परीक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। नीट परीक्षा को लेकर, री एग्जाम को लेकर ड्रेस कोड लागू किया गया है। छात्रों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। हल्के रंग के आधी बाजू के कपड़े पहनने की इजाजत है। हिजाब, पगड़ी, धार्मिक प्रतीक
प्रतीक पहन सकेंगे। मोबाइल, स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण पर रोक लगा दी गई है। परीक्षा में पारदर्शी प्लास्टिक पाउच की इजाजत है। परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। 21 जून को होने वाली नीट की री एग्जाम को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसका ख्याल सभी अभ्यर्थियों को रखना जरूरी है। और इसी के साथ एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं और ये खबर है यूपी से। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में स्लीपर सेल मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े बताए जा रहे हैं तार। मोहम्मद उमर और फैजान नाम के व्यक्तियों को एटीएस ने दबोचा है। खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर थी। देश विरोधी साजिश के एंगल से इनकी जांच की जा रही है। एडीजी अमिताभ यश ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। लखनऊ मुख्यालय में आरोपियों से पूछताछ जारी है। पश्चिमी यूपी में नेटवर्क की तलाश में एजेंसियां सतर्क हैं। आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 17 जून 2026 को एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके द्वारा बुलंदशहर में कई स्थानों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट लिखा हुआ आबिद जट का फोटो पोस्टर लगाया गया था और उसका वीडियो भी बनाकर भेजा गया था। इन लोगों को आर्मी कैंट की रेकी करने का भी टास्क दिया गया था। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और एक और बड़ी खबर, शिमला के ढली संजौली बाईपास पर लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क पर पेड़ और मलबा आ गया। काफी देर तक सड़क बंद थी। सड़क को बहाल करने का काम किया गया। पहाड़ मानसून से पहले ही भरभरा कर गिर पड़ा। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सड़क पर यह मलबा गिरने लगा और बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। फुल स्क्रीन में तस्वीरें दिखाते हैं एक बार। ये देखिए आप तस्वीर। और काफी देर तक फिर सड़क बंद रही। घंटों की मेहनत के बाद सड़क को खोला गया। शिमला के ढली संजौली बाईपास की घटना है। अचानक से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर पेड़ गिरा और भारी मलबा आ गया। मॉनसून से पहले लैंडस्लाइड की तस्वीरें बहुत ही सतर्क करने वाली हैं और चेतावनी भरी भी है। और अब एक और अहम खबर सिरसा से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम के सामने कई शिकायतें हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निर्देश दिए। शिकायतों के तुरंत निपटारे के निर्देश दिए गए। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की और इस दौरान लोगों की समस्याएं सीएम के सामने आई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल समाधान के लिए निर्देश दिए गए। और अब एक और अहम खबर, हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता पलवल दौरे पर रहीं। पलवल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प पर सभी का योगदान जरूरी है। संगठन की शक्ति कार्यकर्ता है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि संगठन की शक्ति कार्यकर्ता होते हैं। पलवल में विकास और संगठन विस्तार पर मंथन किया गया। आज सुबह नूर जिले का, मेवात जिले का सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ और अभी शाम को पलवल जिले के सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। तो सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उमंग है और सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ संगठन के काम को आगे बढ़ाने में दोनों जिलों के लगेंगे। जी क्या कहना चाहोगे, किस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे आगे? महिलाओं को कितना मौका दिया जाएगा कार्यकारिणी के लिए? महिलाओं को बिल्कुल जैसे मोदी जी की अपेक्षा है 33% मौका पूरा दिया जाएगा।
और क्या कहना चाहोगे जिसके पार्टी को लेकर कितनी मजबूत और होगी बाजी आने पार्टी वाले में हम और नए युवाओं को, महिलाओं को जोड़ेंगे। जहां हमने विधानसभा हारी है वहां संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से वो भी SIR को लेकर मीटिंग करती है? कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है। यमुनानगर में रिटायर्ड इंजीनियर की लाश मिली है। यमुनानगर में रिटायर्ड इंजीनियर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घर में लाश मिली और हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह नौकरानी ने घर में शव देखा। घर में अकेले रहते थे रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हुए थे। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। रजनी सोनी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रजनी, और क्या कुछ इस मामले में जानकारी सामने आई है? हत्या की आशंका क्यों जताई जा रही है इस मामले में? देखिए नासिर, मैं बताना चाहूंगी कि ये जगदीश बंसल, जिनकी उम्र लगभग 80-82 साल बताई जा रही है, ये हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड हुए थे और अकेले ही घर पे रह रहे थे। क्योंकि जो आशंका इसलिए जताई जा रही है कि शरीर पर कुछ निशान जो है वो मिले हैं, तो पुलिस का कहना है कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल यही पता चला है कि इनका बेटा जो है वो चंडीगढ़ में, वो भी किसी सरकारी पद पर कार्यरत हैं और पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और जठलाना में ये अकेले ही अपने घर पर रहते थे। और सुबह आज जैसे ही इनके जो मेड है घर पे काम करती है, वो जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है घर पे, तो वो उनकी हालत देखकर दंग रह जाती है। क्योंकि जो सिर पर और शरीर पर निशान थे और आसपास थोड़ा सा खून भी बिखरा पड़ा था, तो उसकी सूचना जो थी उसी टाइम पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल आरंभिक जांच में यही सामने आया है कि किसी ने जो है चोरी की जहाँ आशंका से कोई घर पे घुसा हो सकता है चोरी की वजह से इनका मर्डर जो है वो किया गया हो। फिलहाल पुलिस जो है इसमें जांच में जुट चुकी है और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुक्रिया रजनी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और अब एक और बड़ी खबर, पंचकुला नगर निगम घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। IAS RK सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। CBI ने 3 दिन का रिमांड लिया है। IDFC फर्स्ट बैंक मामले से जुड़ी जांच लगातार जारी है। फंड ट्रांसफर की जांच में जुटी हैं एजेंसियां। CBI RK सिंह से पूछताछ करेगी। वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल जारी है। कल गिरफ्तार किया गया था RK सिंह को। पंचकुला नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर थे RK सिंह जब ये गबन का मामला सामने आया था, और अब कोर्ट में पेशी हुई है RK सिंह की और CBI ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है।